जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान कृष्ण के कई रूपों की चर्चा हमारे पुरातन साहित्य में की गई है। उनके अनेक रूप हैं। इन्हीं रूपों में एक रूप प्रमुख है नटखट माखन चोर कान्हा का। आइए आज हम उन्हीं की चर्चा करें। आज यमुना के तट पर सुबह सुबह बहुत ही गहमा गहमी थी। गोपियाँ घर से गगरी लेकर यमुना तट पर पहुँची थीं। सभी आपस में चर्चा कर रही थीं कि नटखट कान्हा हमें कितना सताता है। कई गोपियाँ अपनी सास से मार खाकर निकली थीं। उनकी सासों का आरोप था कि गोपियाँ खुद सारा माखन खा जाती हैं और दूध के भी कम पैसे देती हैं। गोपियों ने उलाहना देते हुए आपस में गोष्ठी की और कहा, बस अब बहुत हो गया। कान्हा और उसके मित्र मंडली को किस तरह रंगे हाथ पकड़ा जाए। आपस में सब गोष्ठी करते करते उलझ भी पड़ती थी। उनकी शिकायत थी कि इतने धनी घर का होते हुए भी कान्हा चोरी करने से बाज क्यों नहीं आता, क्यों सबके घर का माखन चोरी करता है। सब अपने मन की भड़ास निकाल रही थी कि चंद्रकांता नामक एक गोपी ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहा कि उसे रंगे हाथों पकड़कर तुम लोग सबक क्यों नहीं सिखाते। अरे कन्हैया तो इतना शातिर चोर है कि पकड़ में ही नहीं आता, एक गोपी ने कहा। तो औरों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। अब प्रभावती नामक गोपी बिफर पड़ी और कहा कि उस कन्हैया को यशोदा ने कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। कहती है मेरे लला को रंगे हाथ पकड़कर दिखाओ, मैं तो तब मानूंगी। एक बार, सिर्फ एक बार वो चोरों का सरदार मेरे घर आए तो सही, उसे पकड़कर सबक न सिखा दिया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। हाँ हाँ, प्रभावती ने मुंह चिढ़ाया और गर्वीली आवाज में मदपुरित घोषणा कर दी। यह घोषणा सीधी पहुंची प्रभावती के बेटे नंदू के कानों में। वो कोई और नहीं, कान्हा की टोली में जासूस विभाग का मुखिया था। एक खुफिया सभा तुरंत बुलाई गई। टोली के सरदार कन्हैया को नंदू ने सारी घटना एक सांस में कह सुनाई। सभी ग्वाल बाल एक स्वर में बोले, कन्हैया देख लो भाई, हमारे नाक का सवाल है। उस प्रभावती ने हमारे सरदार को ललकारा है, इसका जवाब तो जल्द से जल्द देना ही होगा। कन्हैया ने अपनी उंगली ठुड्डी से हटाई और चिंतन में डूब गया। दूसरे दिन सुबह जैसे प्रभावती घर के काम निपटाकर यमुना तट पर पानी लेने के लिए निकली, तभी पूरी की पूरी टोली ने उसके घर के छींके पर टंगी माखन की मटकियों पर धावा बोल दिया। सबने खूब छपकर माखन खाया और खूब मस्ती की। इसी बीच कन्हैया का ध्यान घर के आंगन की ओर गया। वह कई दिनों से गोबर से लिपा नहीं गया था। जगह जगह से गोबर की परत उखड़कर सूख गई थी। दहलीज के पास छोटे छोटे गड्ढे तक बन गए थे। यह देख कन्हैया ने सबको आवाज़ दी, देखो भाई इधर आओ तो जरा। अरे देखो, यह प्रभावती तो घमंडी के साथ साथ आलसी भी है। घर का आंगन लिपे हुए उसे महीनों बीत गए हैं। कितना उबड़ खाबड़ और भद्दा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर उसने नहीं लिपा तो हम लिप देते हैं। कान्हा ने अपनी गोल गोल आँखों को शरारत से मटकाया और सबकी ओर देखा। सभी अपने नटवर नागर सरदार का संकेत झट से समझ गए। रसोई घर में जितना भी बासी माखन पड़ा था वह सब आंगन में बिखेर दिया गया। ग्वाल बाल नन्हे नन्हे हाथों से माखन की लिपाई पूरी आंगन में करने लगे। हमारा कन्हैया दहलीज के पास जो गड्ढे थे उनमें माखन भरने लगा।
कुछ ही पलों में पूरा आंगन माखन की सफ़ेद व चिकनी चादर में लिपट चुका था। तभी नंदू, जो बाहर पहरा दे रहा था, भागा भागा अंदर आया और बोला, माँ आ रही है, सभी छिप जाओ। एक ही पल में जिसको जहाँ ओट मिली वह वहीं छिप गया। कोई ओखल के पीछे, कोई खाट के पीछे, तो कोई अनाज की बोरी के पीछे। इतने में प्रभावती, जिसने सिर पर पानी से भरी 3-3 मटकियां धरी हुई थी, उसने घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दहलीज के अंदर पग रखा तो वह सीधा माखन भरे गड्ढे में गया और धड़ाम से प्रभावती पानी की मटकियों सहित माखन से लिपे आंगन में जा गिरी। पानी और माखन के मिश्रण से आंगन में ऐसी कीचड़ उत्पन्न हो गई कि प्रभावती जैसे उठने के लिए पैर जमाती, उसी पल फिसल जाती। सारे वस्त्र, हाथ पैर सब चिकने। बेचारी प्रभावती आज चिकनाई के भंवर में डगमगा रही थी। आज प्रभावती भी अपनी इसी गलती के कारण फिसल गई। जैसे ही ग्वाल बाल ने उसे इस हालत में देखा तो सब अपने अपने स्थानों से बाहर निकल आए और खिलखिलाकर हंसने लगे। कोई प्रभावती को ठेंगा दिखाकर, कोई तालियां बजाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। प्रभावती को समझते देर न लगी कि इन सब के पीछे कन्हैया का ही हाथ है। वैसे भी वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिर उसके अभिमान का प्रश्न था। सबके सामने किए गए दावे की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इसलिए प्रभावती भी कन्हैया को पकड़ने के लिए मानसिक व्यूह रचने लगी। अगले ही दिन प्रभावती ने ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाला। उसे आंगन में सबसे ऊंचे छीके पर टांग दिया। जानबूझकर घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और खुद एक कोने में लाठी लेकर छिप गई। कुल मिलाकर शिकारी ने शिकार को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी से जाल बिछा दिया था। लेकिन जाल में शिकार फंसेगा या फिर शिकारी खुद ही शिकार बन जाएगा, आइए हम आगे चलते हैं। इधर कन्हैया भी अपनी टोली के संग मोर्चे पर जाने को तैयार खड़ा था। ग्वाल बालों ने पूछा, कन्हैया आज किसके घर धावा बोलना है? कन्हैया ने नंदू की ओर देखा और बोला, वही जिसे कल गिरता हुआ छोड़कर आए थे, उसे अब उठाना भी तो है ना। सभी एक साथ उछल कर बोले, मतलब प्रभावती के घर। कल की जीत से उत्साहित सारे मित्र जोरदार जय घोष करते हुए आगे बढ़ गए। प्रभावती के घर पहुंचकर पहले नंदू और प्रदीप दबे पांव अंदर घुसे। दाईं ओर देखा, फिर बाईं ओर देखा, आंगन खाली था। आगे बढ़कर रसोई घर में देखा तो वहां भी कोई नहीं था। नन्हे जासूसों ने पूरी जांच पड़ताल के बाद इशारा किया, कन्हैया आ जाओ, रास्ता साफ है। बस अब क्या था, पूरी की पूरी टोली अंदर घुसी और माखन चोरी में जुट गई। प्रभावती कोने में छिपकर सब देख रही थी, बस सही मौके की तलाश में थी। उसे अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व हो रहा था। वह मन ही मन खुश हो रही थी। वाह, मैंने क्या व्यूह रचा है, अब की बार यह नंद का छोरा बच के न जा पाएगा। माखन का छीका बहुत ऊंचा था। कान्हा ने ग्वाल बालों को इशारा किया। सभी ने गोल घेरा बनाया। 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और सबसे ऊपर कन्हैया पहुंच गया। कान्हा के हाथ में ताजे माखन से भरी मटकी थी। मोटू ने इशारा किया, कन्हैया अब फोड़ देना मटकी, बड़ी भूख लगी है। कन्हैया ने हाथ की मुट्ठी बनाई और 3, 2, 1 और यह फूटी मटकी। अब सब माखन की ओर लपकने ही वाले थे कि प्रभावती ने मौका संभाला। लाठी ठनकाते हुए बाहर आकर चीखी, ठहरो बदमाशों, चोरों,
तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। जैसे ही सामने प्रभावती ने देखा, सभी ग्वाल बाल भाग खड़े हुए, कोई द्वार की ओर, कोई खिड़की की ओर, कोई झरोखे की ओर, जिसे जो स्थान मिला वहीं से भाग खड़ा हुआ। पर बेचारा कन्हैया जो सबसे ऊपर था, सीधा प्रभावती के पैरों पर आ गिरा। प्रभावती ने झट से कान्हा का माखन से सना हाथ कसकर पकड़ लिया और कड़कती हुई आवाज में बोली, आज कपटी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तो यशोदा के सामने रंगे हाथ लेकर जाऊंगी। कन्हैया ने बार बार मनुहार किया, किंतु प्रभावती ने उसे नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर यशोदा के महल की ओर चली। बिना एक पल गवाए प्रभावती ने अपने पल्लू का घूंघट आगे किया और कान्हा का हाथ कस के पकड़कर चल पड़ी, सीधे नंद भवन की ओर। आज उसे अपने बुद्धि बल और भुजबल दोनों का गुमान हो रहा था। यही सोचकर आखिरकार उसने बुद्धि लगाकर कान्हा की कलाई को जकड़ ही लिया। वो भी इतना कसकर वह छूटकर कहीं नहीं जा सकता। अब नंद भवन कुछ ही दूरी पर रह गया था। तभी कन्हैया ने अपनी लीला भरी चाल चली। भोला सा मुंह बनाकर दबी सी आवाज में बोला, हे मौसी, तू इतनी निष्ठुर क्यों हो गई है? मेरे हाथ को तूने इतना कस कर पकड़ा है, वह लाल होकर सूज गया है। देख मौसी, मैं चल तो रहा हूँ ना तेरे साथ। तू ऐसा कर, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, मेरा ये हाथ दुखने लगा है। प्रभावती ने कहा, ठीक है, ज़्यादा भोला बनने का प्रयास न कर, ला अपना दूसरा हाथ। कान्हा ने झट से दूसरा हाथ प्रभावती के हाथों में पकड़ा दिया। प्रभावती अपने मुख पर घूंघट डाले बहुत ही तेज गति से भागी चली जा रही थी। रास्ते में मिलने वाली हर गोपी से वो यही कह रही थी, देख देख बहना, आखिर मैंने पकड़ ही लिया नंद जी के छोरे को। ओ सुनंदा, देख यही है ना माखन चोर जो तुझे तंग करता था। ओ सुलेखा, देख अब से तेरी सब परेशानियों का अंत हो जाएगा। जो भी गोपी प्रभावती से यह बातें सुनती मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। अब कुछ ही कदमों की दूरी पर सामने नंद भवन दिखाई देने लगा। प्रभावती जोर जोर से आवाजें दे उठी, अरे ओ यशोदा रानी, तनी बाहर तो आओ, देखो तो जरा मैं किसको लाई हूँ। ओ यशोदा रानी, सुनती हो? तनिक बाहर आकर अपने लल्ला के दर्शन तो करो। इतने में यशोदा माँ अंदर से बाहर आती दिखाई दी। प्रभावती तो आज प्रसन्नता के उच्च शिखर पर थी। बस आज कान्हा का भांडा फोड़ हो गया समझो। पर यह क्या, यशोदा के साथ कन्हैया की धुंधली सी छवि भी आती दिखी। फिर एकाएक कन्हैया का स्वर भी सुना, ओ मौसी, किसको लेकर आ गई तुम आज? प्रभावती का माथा ठनका। कन्हैया तो मेरे सामने है, फिर यह किसकी कलाई मेरे हाथ में है? उसने झट से घूंघट हटाया, अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। वह तो ठिठक कर रह गई। उसके हाथ में अपने ही बेटे नंदू की कलाई थी। वह पांव पटक कर धरा पर बैठ गई, हाथ से अपना माथा ठोका और बेचैन होकर कहने लगी, ओरे रे, छल गया छलिया फिर से। मैं समझ गई कान्हा, जब मार्ग में तूने हाथ बदलने को कहा तभी तू अपनी लीला कर गया। प्रभावती ने वहीं बैठे बैठे कन्हैया की ओर देखा। कान्हा पास ही खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, बड़े प्रेम से प्रभावती को निहार रहा था। निसंदेह आज भक्त और भगवान के बीच फलांग भर की ही दूरी थी, लेकिन कई बार इस छोटी सी दूरी के पार करने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको नटखट कन्हैया की कहानी कैसी लगी? मेरा ख्याल है यह कहानी सुनकर आपको नटखट कन्हैया पर बहुत ही प्यार आ रहा होगा।
अगर आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।